नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फास्फोरस टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो खनिज लवण अभी आपका चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें से मुख्य खनिज लवण आपका कैल्शियम मैंने चर्चा कर चुकी हूँ। कैल्शियम के स्रोत, कार्य, किनकी कमी से क्या होता है, ये सब चीजें हमने शेयर कर दिया है। आज आपके लिए कैल्शियम के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी बॉडी में अदा करता है, जो कैल्शियम के साथ जुड़ा हो रहता है, बिना फास्फोरस के जो है कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकता है। तो आज हम उस फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके साथ एक ही वीडियो में और बहुत ही कम टाइम में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और यहाँ पर जितने पॉइंट आपके लिखे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपसे क्वेश्चन ना बने, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर लिखा नहीं गया है। यानी जैसे भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जहां से बनते हैं, लगभग चीजें मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। बस आपको, अगर आप पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री आपकास्ट वीडियो मिलती है, और यहाँ से जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। खनिज लवण में आपका मुख्य जो तत्व है, फास्फोरस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे शरीर में किसका होता है? कैल्शियम का होता है। सेकेंड जो रोल है वो हमारा फास्फोरस होता है। ठीक है, तो फास्फोरस में पूरी बॉडी का 1% भाग क्या होता है? फास्फोरस होता है। पूरी बॉडी का 1% भाग केवल फास्फोरस का ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो फास्फोरस होता है, ये एडल्ट में यानी हम लोगों में कैल्शियम और फास्फोरस को जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वह 1:2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि हर एग्जाम में ये आपके टीजीटी नेट कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि पूरे शरीर का 1% भाग फास्फोरस होता है, और एक कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो जो कैल्शियम होता है वो 1 है, और फास्फोरस है 2 है। किसमें पाया जाता है? ये एडल्ट यानी जो वयस्क होते हैं, हम लोगों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 होता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी में भी 1:1 होता है, और इसके साथ जो बच्चे होते हैं उनमें 1:1 होता है। यानी अगर वयस्क में देखा जाए वो 1:2 है, जबकि और सभी में ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। यानी 1:1 यानी 1 भाग कैल्शियम तो 1 भाग फास्फोरस इसमें पाए जाते हैं। याद रखना, बच्चों में 1:1 है, जबकि वयस्क में 1:2 है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, हमें आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी हमें डेली कितना हमारे मतलब की आवश्यकता होती है हमें फास्फोरस और कैल्शियम की। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि ये दोनों की जरूरत सेम पड़ती है। तो कैल्शियम जो है और फास्फोरस की 1000 मिलीग्राम पर डे मैन को भी, वोमेन को भी, और प्रेग्नेंट लेडी को भी। क्या है? मैन को भी, वोमेन को भी, और प्रेग्नेंट लेडी को 1000 मिलीग्राम पर डे की जरूरत कैल्शियम की भी पड़ती है और फास्फोरस की भी पड़ती है। इसीलिए मैंने 1000 और 1000 लिखा है, यानी ये कैल्शियम है और ये फास्फोरस है। तो मैन को भी है, वोमेन को भी है, प्रेग्नेंट लेडी को भी है। लेकिन ये जब लैक्टेटिंग अवस्था में आती है, जब स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, इनमें इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या हो जाती है? ये 1200 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 1200 हो जाती हैं। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। और अगर देखा जाए 16 से 18 एज में जो बच्चियां होती, किशोरियां होती हैं, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस को जो उनका अनुपात होता है 1080 मिलीग्राम पर डे। 1080 कैल्शियम, 1080 फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। ये बातें आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके
आ सकते हैं। और मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए याद रखना 1000 है आपका मैन, वुमेन और प्रेग्नेंट लेडी का, जबकि 1200 है लैक्टेटिंग मदर का, और 1080 है ये किशोरावस्था में जो है उनके लिए 16 से 18 एज की। मिलान वाले क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं नेट में के एग्जाम में, ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे हड्डियों और दांतों में जो फास्फोरस होता है किस रूप में पाए जाते हैं। अभी दो मतलब कि टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में हमारे हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी लाइन है आपके लिए कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ से आप अपने लिए क्वेश्चन भी बना सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आप मार्केट से खरीदते हैं, जो आप अंसाल्व के रूप में, विद्या के रूप में, कई जगह कंपटीशन के रूप में खरीदते हैं। यही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 400 से 700 ग्राम, यानी फास्फोरस एक ग्राम में देखा जाए लगभग हमारे शरीर में फास्फोरस 400 से लेकर के 700 ग्राम तक पाए जाते हैं। ग्राम में देखा जाए तो 400 से लेकर के 700 ग्राम तक फास्फोरस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा 80% कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है, यानी देखिए, यानी लगभग 80% भाग फास्फोरस का किसके साथ मिल जाता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है। कहाँ पर होते हैं ये 80% भाग, हड्डियों और दांतों में, किसके रूप में, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों और दांतों में 80% भाग हमारा फास्फोरस कैल्शियम के साथ चला जाता है, और जो 20% तक ये बचते हैं हमारे, ये हमारे ऊतकों में चले जाते हैं, यानी हमारे ऊतकों के मेंटेन रखने के लिए, ऊतकों को के लिए हमारा फास्फेट 20% पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है कहाँ पे, ऊतकों में, टिश्यूज में, ठीक है। और अभी मैंने बताया दांतों और हड्डियों में किस रूप में होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। कम से कम आम से यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट ये आपके हैं। अब आता है हमारे शरीर में जो फास्फोरस होता है, ये अकार्बनिक फास्फेट के रूप में भी होता है हमारी बॉडी में, और कार्बनिक फास्फेट के रूप में भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखिए अकार्बनिक फास्फेट के रूप में कैसे है, ये हमारे अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट, अभी जस्ट मैंने बताया, अस्थियों और दांतों में जो फास्फोरस होता है ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं, यानी एक अकार्बनिक फास्फेट के रूप की बात कर रहे हैं। और तरल पदार्थों में सोडियम और पोटेशियम फास्फेट के रूप में तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, जबकि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम के रूप में कहाँ पाए जाते हैं, तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। ये बातें याद रखना, ये अकार्बनिक फास्फेट के रूप में है। अब आता है हमारा कार्बनिक फास्फेट के रूप में हमारी बॉडी में क्या इनका रोल होता है। देखिए ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये न्यूक्लियो जो तत्व होता है ये कार्बनिक है, क्या है, ये कार्बनिक है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन एक कार्बनिक तत्व है। इसके साथ फास्फोरस मिल जाता है तो ये बन जाता है फास्फोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा कार्बनिक तत्व है न्यूक्लियो प्रोटीन, इसके साथ फास्फोरस मिल जाता है तो क्या बनाता है, ये फास्फोन्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है, जो हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं। जो इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पता है क्रोमोसोम्स आनुवंशिक गुणों का अवाहक होता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। यदि यहाँ पर फास्फोरस ना होगा तो ये हमारे क्रोमोसोम्स का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, इनकी कमी रहेगी। तो इसीलिए ये हमारे केंद्रक में इसका अहम रोल होता है। अभी आगे पढ़ेंगे इसके वर्ग के रूप में। अब देखिए दूध एवं अंडों में फास्फोरस पाया जाता है। अब वो किस रूप में पाया जाता है, तो दूध एवं अंडों में प्रोटीन एवं न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, ठीक है। दूध एवं अंडों में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन में भी फास्फोरस होता है, किस रूप में, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में। ये प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में अंडों में पाए जाते हैं और दूध में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा
ये हमारा जो फास्फोरस होता है वसा के रूप में हमारी बॉडी में होते हैं, यानी ये लिपिड के साथ फास्फोरस जब मिल जाते हैं तो ये यानी लिपिड फास्फोरस के रूप में भी ये पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कार्बोज जो हमारा एडीपी और एटीपी के रूप में पाए जाते हैं। यही जो एडीपी है यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट क्या होता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट, ये एडिनोसिन डाइफास्फेट बदल जाता है एटीपी में यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और इस रूप में बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा देने का काम करते हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का घर कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा बनाने का काम, निर्माण करने का काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोज हमारा यानी जो हमारा फास्फोरस होता है वो कार्बोज के रूप में पाए जाते हैं। उसका नाम क्या है, हेक्सोज है। क्या है, हेक्सोज है, यानी हेक्सोज फास्फेट क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कार्बोज है। ठीक है, यानी जो हमारा ये कार्बोज है इसमें भी फास्फोरस हमारे हैं किसके रूप में, हेक्सोज फास्फेट के रूप में। ठीक है, तो इतनी बातें आपका है कि हमारा जो फास्फोरस है कहाँ पर किस रूप में इसका नाम है, ये आप याद रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन बनेगा आपका, लिपिड फास्फोरस बन सकता है। ठीक है, ये आप याद करना। माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी और टीपी के रूप में चेंज होकर के ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है सॉरी। अब इसके क्या क्या सोर्स है, यानी कहाँ कहाँ पर ये उत्कृष्ट सोर्स मतलब होता है जहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस जिस प्रोडक्ट में, जिस जिस भोज्य पदार्थ में। और अच्छे साधन का मतलब होता है जहां पर इसकी मात्रा, मतलब अच्छे सोर्स तो है लेकिन उत्कृष्ट से इसमें कम पाए जाते हैं। तो उत्कृष्ट का मतलब जहाँ पे ज्यादा मात्रा में है और अच्छे साधन का मतलब इनमें फास्फोरस कम पाया जाता है। अब देखते हैं, यानी दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब चीजों में आपके क्या पाए जाते हैं, फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि जो हमारे दालें होती हैं, मेवा, चना, चुकंदर, बादाम, इन सब में फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। किसकी तुलना में, ये नॉनवेज की तुलना में। तो नॉनवेज में आपको देखा जाए तो ये उत्कृष्ट स्रोत है। और जई का जो आटा है या ये भी फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये आपके फास्फोरस के सोर्स और ये सीक्वेंस करने के लिए आते हैं, किसमें ज़्यादा पाए जाते हैं किसमें कम पाए जाते हैं, ये नेट के एग्जाम में। इसमें से ऐसा नहीं है ये केवल टीजीटी का ही है, बल्कि मैं ये जो टारगेट आपको देती हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये आपके नेट के पैटर्न पे भी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके नेट में भी बनते हैं। ठीक है, जब आप बड़ी तैयारी करे रहेंगे तब आपकी जो छोटी तैयारी है यानी छोटे एग्जाम है वो आपके ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे कि हमने बड़ा पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, तो उसमें से छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। जैसे मैंने नेट की अपनी तैयारी किया था और नेट की ही तैयारी ही से हमारा एलटी में जो है हुआ, टीजीटी में हुआ, 3 बार मैं जो है टीजीटी को क्वालिफाई किया हुआ हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यानी हमने जब बड़ी सी तैयारी किया तो छोटे एग्जाम अपने आप निकलते जाते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी पूरी हो जाती है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं कि फास्फोरस के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए, यानी बिल्कुल अभी आपको मैंने बताया है कि जब तक कैल्शियम फास्फोरस नहीं होगा तब तक आपकी हड्डियों और दांतों का निर्माण नहीं हो सकता है। जितना कैल्शियम की जरूरत है उतना फास्फोरस की जरूरत है। और ये जो हड्डियों के निर्माण में यानी जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये अघुलनशील लवण है, यानी इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरत होते हैं। अगर इनका ये मतलब सही मात्रा में ना मिले तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, हड्डियां और दांतें कमजोर हो जाते हैं। और अगर प्रौढ़ावस्था में देखा जाए कैल्शियम फास्फोरस की कमी रही तो ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाते हैं। और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में हड्डी संबंधी रोग ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अब देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी सहायक होता है। जस्ट मैंने यहाँ पे चर्चा किया आपसे कि ये आपके
केंद्रक में ये पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वही क्रोमोसोम्स आपके आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। और अगर यहाँ पर हमारा फास्फोरस नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा कार्बोज के चयापचय के लिए, यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसके चयापचय के लिए, यानी जो हमारा अभी जस्ट यहाँ पे मैंने चर्चा किया माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी और एटीपी के रूप में पाए जाते हैं। तो वही है जो कार्बोज का चयापचय माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट जो होता है वो चेंज होकर के एटीपी में चेंज हो जाता है और एटीपी में चेंज होकर के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो कार्बोज का चयापचय के लिए ये आवश्यक होते हैं। अब आता हमारा अम्ल क्षार में संतुलन। देखिए अम्ल क्षार यानी हमारे शरीर में न तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होने पाए न तो क्षार की मात्रा ज्यादा होने पाए, ये सब बैलेंस बना रहे, इसके लिए फास्फोरस अहम रोल अदा करता है। और देखिए हमारे जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और ये न तो ज्यादा होने पाए न तो कम होने पाए, इसको भी बैलेंस रखने का काम हमारा फास्फोरस करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रक्त में बफर का भी काम करता है फास्फोरस, कि कोई चीज ज्यादा ना होने पाए ना तो कम होने पाए। अगर क्योंकि जो अम्लीय चीजें होती हैं ये फास्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती हैं। याद रखना कि बाधा के रूप में कौन होता है? अम्लीय चीज होती है। अगर ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में अम्ल चला जाता है, अम्ल का उपयोग करते हैं तो फास्फोरस का डाइजेशन में समस्या उत्पन्न होती है। तो यानी हमारा जो इसको जो है कंट्रोल करने का काम हमारा एक कौन करता है? फास्फोरस करता है। तो ये भी आप याद रखना, अम्ल की मात्रा ज्यादा शरीर में नहीं होने पाए जिससे बॉडी में चीजें बैलेंस बनी रहे। अब आता है ऊर्जा उत्पादन क्रिया में भी सहायक होता है। देखिए कभी कभी हम व्रत में रहते हैं, कभी कभी सफर में रहते हैं, तो हम भोजन नहीं ले पाते हैं, डोज नहीं ले पाते हैं, तो कुछ हमारे शरीर में स्टोरेज होती हैं। हमारा कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में? हमारे जो ग्लूकोज होता है ये हमारे लीवर में किस रूप में होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं ये? ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब ये लीवर में जब स्टोर होते हैं तो ये जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलते हैं। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होगी। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज होने में समस्या उत्पन्न होगी, जिससे हमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ऊर्जा उत्पादन क्रिया में ये सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेल के विकास में सहायक होती हैं, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं के भी निर्माण में ये सहायक होती हैं। देखिए ये हमारे जो लिपिड होता है, जो हमारे लिपिड होते हैं, ये हमारा जो फास्फोलिपिड यानी इसमें फास्फोरस होता है वो लेसिथिन और सिफेलिन के रूप में सेल में पाए जाते हैं। याद रखना, सिफेलिन और लेसिथिन के रूप में बॉडी में पाया जाता है ये फास्फोलिपिड। लिपिड मतलब जानते हैं जिसमें हमारा वसा होती है, तो फास्फोलिपिड के जो रूप में होती हैं वो लेसिथिन और सिफेलिन होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन से वसा है जो फास्फोरस के रूप में होते हैं, तो वो आपके लेसिथिन और सिफेलिन है। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सेल में पाए जाते हैं। तो सेल के विकास के लिए हमें फास्फोलिपिड की आवश्यकता होती है। अगर नहीं होगा तो इन सब चीज़ों का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो सेल भी हमारे नहीं बन पाएंगे। अब है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। बिल्कुल सही बात है, यदि आप फास्फोरस की कमी है तो कैल्शियम का पाचन यानी हमारे शरीर में अवशोषण नहीं होगा। तो अवशोषण नहीं होगा तो अस्थियों और दांतों का निर्माण नहीं होगा, तो हमारी बॉडी यानी ग्रोथ नहीं हो सकता है, शरीर कमजोर होता जाएगा, हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। यानी हमारे कैल्शियम के अवशोषण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं फास्फोरस की कमी के क्या प्रभाव है, यानी फास्फोरस की कमी से क्या कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए भूख नहीं लगती है, यानी एपिटाइट जिसको कहते हैं, भूख न लगना, भूख इसमें नहीं लगती है, थकावट महसूस होती है और हड्डियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, पूरी बॉडी में पेन होता है, खास करके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है। ठीक है, और वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि जब तक हड्डियों का निर्माण नहीं होगा, हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ में कमी आएगी। ठीक है,
और इसके बाद अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया ऑस्टियोमलेशिया हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, रिकेट्स हो जाना, क्योंकि इन सब के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। प्री मेच्योर यानी जो बच्चा लेडी प्रेग्नेंट है उसके अंदर फास्फोरस की कमी है, तो जो बेबी उत्पन्न होगा वो प्री मेच्योर यानी उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो रहेगी, तो प्री मेच्योर बेबी बॉर्न होगा। और ऑस्टियोमलेशिया मैंने बताया हड्डी संबंधी रोग, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे अस्टियों के जहाँ पे जोड़ होते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, ये ज्वाइंट भी क्या हो जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं, मोड़ने में लचीलेपन की कमी आ जाती है, यानी लचीलेपन हम सख्त हो जाते हैं, मुड़ नहीं पाते हैं, तो ये यानी ये फास्फोरस की कमी से देखा जाता है, यानी सख्त भी हो जाते हैं, दुर्बल भी हो जाते हैं और वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें यदि एक कमी है तो धीरे धीरे सारी कमियाँ आपको फास्फोरस से होने लगेंगी। तो ये हमारे वीडियो, इसमें मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की, कितना डिमांड होना चाहिए, क्या स्रोत होते हैं, किस रूप में हमारे अंदर पाए जाते हैं फास्फोरस, तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इतने पॉइंट को आप ज़रूर ज़रूर से क्वेश्चन बना करके अपनी कॉपी में लिखिएगा, साथ में किसकी कमी से क्या होते हैं ये भी आप क्वेश्चन बनाइएगा। वैसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। और फास्फोलिपिड में लेसिथिन और सिफेलिन जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हड्डियों और नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो हमारा हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं, ये आप याद रखना। कितने ग्राम होते हैं, 400 से 700 ग्राम होते हैं। कितना है, पूरी बॉडी का 1% भाग होता है। एडल्ट में कितना होता है, 1:2, जबकि बच्चों में 1:1 पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। आरडीए के अनुसार 1000 पे 1000 कैल्शियम तो 1000 फास्फोरस मिलीग्राम पर डे कर सकता है, जबकि जो लैक्टेटिंग मदर है इनको 1200 कैल्शियम 1200 फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो किशोरियां हैं उनको 1080 जो है कैल्शियम और 1080 फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो में जरूर आपको समझ में आया होगा। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा और से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। यहाँ आप जुड़ करके सिलेक्शन ज़रूर कर सकते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए। जहाँ पे आप जो भी चीज़ें पा रहे हैं, आपके अंदर यदि विश्वास होगा तभी चीज़ों पर आप नज़र रख पाएंगे, क्या चीज़ें हमारे लिए सही है, क्या चीज़ें हमारे लिए गलत है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।